हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 37। चौहान मेंशन। सरगम ने उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया था जिन पर स्वर ने उसे साइन करने के लिए कहा, और अब उसने वो सारे डॉक्यूमेंट स्वर को दे भी दिए थे। वो स्वर की तरफ देखते हुए बोली, अब अगर आप पूरी तरह से रेडी हो गए हो तो क्या हम नीचे चलें? मैं कल भी आपको धड़कन के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन आप तो अपनी ही रंग रलिया में बिजी थे। ये बोलते हुए वो स्वर को घूर रही थी और अब स्वर की नजरें भी उस पर तिरछी हो गई थी। सरगम एक बार फिर से उसे चिढ़ा रही थी और उसे बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन देखकर सरगम हंसने लगी। स्वर तुरंत बोला, बस मुझे 5 मिनट दो, फिर हम दोनों नीचे चलते हैं। ये बोलकर वो सीधा आईने की तरफ आया और फिर जल्दी से रेडी होने लगा। सरगम उसके पास ही खड़ी थी। कुछ ही देर में वो दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए और फिर सरगम ने सामने खड़ी धड़कन की तरफ देखा और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर स्वर के पास लेकर आई। स्वर अपनी चेयर पर बैठ चुका था। सरगम स्वर की तरफ अपनी उंगली करते हुए बोली, धड़कन बेबी, ये बताओ कि ये कौन है? धड़कन ने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल चुप रही। सरगम मुस्कुराई और फिर अपनी उंगली खुद पर पॉइंट करते हुए बोली, अच्छा बताओ मैं कौन हूँ? धड़कन तुरंत बोली, मम मम। उसकी बात पर स्वर के होश उड़ गए। सरगम के चेहरे की स्माइल लंबी हो गई। वहीं निहारिका, जो अभी भी बाहर से एक्सरसाइज करके आ रही थी, उसके चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन थे, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो आगे की तरफ आई और आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। स्वर मुंह बनाते हुए बोला, पक्का ये तुमने ही सिखाया होगा? सरगम हंसी और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैंने धड़कन को खुद से कुछ भी नहीं सिखाया है। कल खुद ब खुद मुझे मम कहकर बुला रही थी, और अगर आपको लगता है कि वो सिखाने से कुछ सीख रही है तो आप भी एक कोशिश करके देख लीजिए। आप भी उसके मुंह से डैड बुला लीजिए। मैंने कब आपको रोका? स्वर तुरंत बोला, तो तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। मेरी हार्ट बीट मुझे डैड कहकर जरूर बुलाएगी। इधर आओ हार्ट बीट, मेरे पास आओ, मुझे डैड कहकर बुलाओ। ये बोलते हुए अब उसने धड़कन को अपनी गोद में ले लिया और बड़े प्यार से उसे समझाने लगा कि वो उसे डैड कहकर बुलाए। लेकिन अगले ही पल धड़कन ने अपने दोनों हाथ सरगम की तरफ बढ़ा दिया और बोली, मम। सरगम की अब हंसी निकल गई और स्वर का मुंह और भी ज्यादा लटक गया। वो इरिटेट होते हुए बोला, पक्का तुमने ही इसे सिखाया है कि सिर्फ मम बोलना है, डैड बोलना ही नहीं। सरगम भी उसे चिढ़ाते हुए बोली, अब आप बेशक से कुछ भी कहते रहिए चौहान साहब, लेकिन आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हार्ट बीट मुझे मम बोलती है, मैं इसी में खुश हूँ। अब वो आपको पापा कब बोलेगी, डैड कब बोलेगी, ये आप देखिए, मुझे इससे क्या लेना देना। ये बोलते हुए अब उसने धड़कन के नाक से अपना नाक रगड़ा और साथ वाली चेयर पर बैठकर उसे खाना खिलाने लगी। तभी निहारिका सरगम की तरफ देखते हुए बोली, धड़कन को जन्म मैंने दिया है, उसे इस दुनिया में लाने वाली मैं हूँ, तो उसकी मॉम हमेशा मैं ही रहूंगी। बेशक से वो तुम्हें मम कहे या ना कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो यही है कि तुम कभी उसकी रियल मॉम नहीं बन पाओगी। सरगम हंसी और बोली, क्या बात है, मिर्ची लग रही है क्या? कहाँ लग रही है, जरा बताना, अगर तुम कहो तो थोड़ी दवा लगा दूं। निहारिका के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा। सरगम एक बार फिर से बोली, धड़कन को जन्म बेशक से तुमने दिया है, लेकिन तुम्हें पता है उसे सांस देने वाली मैं हूँ, क्योंकि जिस हालत में तुम उसे छोड़कर गई थी ना, शायद वो आज इस दुनिया में होती ही नहीं।
अगर मैं उसे अपनी गोद में नहीं उठाती तो तुम अपना एहसान अपने पास रखो। कुछ नहीं किया है तुमने मेरी धड़कन के लिए और कभी कर भी नहीं पाओगी। और अब अपनी जुबान बंद रखना, वरना अगर कोई सुबह सुबह मेरा मूड खराब करे तो मैं फिर उसका पूरा दिन खराब कर देती हूँ। जाहिल जनानी कहीं की। निहारिका गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, क्या मतलब है इसका? सरगम हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जाओ जाकर गूगल पर चेक कर लो। मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे और मेरी फैमिली को ब्रेकफास्ट करने दो। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से धड़कन को खिलाना शुरू किया। स्वर भी मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था। उसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी दोनों हार्ट बीट काफी थी निहारिका को हैंडल करने के लिए। कुछ ही देर में सबका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और स्वर अब अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। वही निहारिका भी अब अपने रूम में रेडी हुई और फिर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। सरगम अंबिका और धड़कन के साथ नीचे हॉल में बैठी थी। जब उन्होंने निहारिका को इस तरह से तैयार होकर बाहर की तरफ जाते हुए देखा तो उसे अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वही निहारिका बाहर आकर गाड़ी में बैठी और उसकी गाड़ी ओबराय मेंशन के लिए निकल गई। ओबराय मेंशन, जहाँ पर निहारिका की फैमिली रहती थी और सुरेश ओबराय उसके डैड थे। उसकी फैमिली में बस उसके डैड ही थे। वो जैसे ही अंदर की तरफ आई, सुरेश जी सोफे से उठते हुए बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था निहारिका। निहारिका आकर उनके सीने से लग गई और बोली, सॉरी डैड, मैं पहले नहीं आ पाई। सुरेश जी तुरंत बोले, इट्स ओके बेटा, अब तुम आ गई हो तो इतना ही काफी है। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुमने मुझे लॉयर को बुलाने के लिए क्यों कहा? ये बोलते हुए उन्होंने सामने बैठे शख्स की तरफ देखा जो एक लॉयर था और अब वो लॉयर अपनी जगह से उठ चुका था। निहारिका तिरछा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे डैड। मैं अभी भी स्वर की बीवी हूँ तो मेरा उसकी प्रॉपर्टी पर 50% लीगल हक बनता है। मुझे मेरा राइट चाहिए। मुझे उसकी प्रॉपर्टी के पूरे 5% शेयर चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आप प्लीज जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट बनवा दीजिए ताकि कल की सुबह मैं उस स्वर की वाट लगा सकूं। उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा दे। सुकून बहुत प्यारा है ना उसे। उसका बिजनेस अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो उस सरगम को चौहान मेंशन से बाहर नहीं निकालता। इतना तो मुझे भी पता है कि वो सरगम बेशक से उसे कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, लेकिन अपने बिजनेस से ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती। उसकी बात पर सुरेश जी के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई थी। उन्होंने लॉयर से बात करना शुरू किया तो लॉयर ने उन्हें बता दिया था कि कल सुबह तक सारे पेपर्स रेडी हो जाएंगे और अगर स्वर ने निहारिका का हक उसे नहीं दिया तो निहारिका कोर्ट में भी केस कर सकती है। इसके बाद स्वर बेशक से कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने घुटने तो निहारिका के सामने टेकने ही पड़ेंगे। इस बात पर निहारिका अब और भी ज्यादा खुश हो गई थी। पूरा दिन यूं ही बीत गया और अब रात के वक्त स्वर घर पर आया, लेकिन पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी खड़ी कर वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, बल्कि इस वक्त सरगम बाहर की तरफ आई। उसने अपनी गोद में धड़कन को उठाया हुआ था और स्वर अंदर से ही उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। निहारिका जो अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी, वो ये सब अच्छे से देख रही थी। उसका दिल इस वक्त अंदर से चल रहा था। आज जिस तरह से स्वर सरगम के आगे पीछे घूम रहा था, वैसे ही कभी वो निहारिका के लिए पागल था और ये बात अब निहारिका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गाड़ी में बैठते ही
सरगम को एक ठंडक सी एहसास हुआ क्योंकि गाड़ी में एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। उसने स्वर की तरफ देखते हुए बोला, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? स्वर ने तुरंत बोला। उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बोला, मुझे नहीं लग रही, लेकिन अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो ज़रा गर्माहट दे दूं क्या? सरगम के चेहरे का रंग लाल होने लगा और अब स्वर ने उसका हाथ अपने थाई पार्ट पर रखा और फिर अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट कर दी। देखते ही देखते उनकी गाड़ी चौहान मैंसन से बाहर निकल गई थी। सरगम की हिम्मत नहीं हो रही थी स्वर की तरफ देखने की। वो उसके साथ पहली बार ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। उसका चेहरा या तो बस बाहर की तरफ होता और या वो धड़कन की तरफ देखकर उसके साथ बातें करती रही। और फिर अचानक ही उसने देखा कि धड़कन सो गई है। वो तुरंत बोली, ये क्या, धड़कन तो सो गई चौहान साहब। हम एक काम करते हैं, वापस घर चलते हैं। वैसे भी मौसम खराब हो रहा है तो मुझे नहीं लगता हमें और ज़्यादा दूर तक जाना चाहिए। स्वर ने अपनी नशीली नज़रों से देखा और बोला, अगर धड़कन सो गई है तो उसे अच्छे से बैक सीट पर लिटा दो। सरगम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और धड़कन को आगे की तरफ से ही बैक सीट पर सुला दिया। अब वापस अपनी जगह पर नॉर्मल हुई और बोली, कितनी देर में घर पहुंच जाएंगे हम? स्वर मुस्कुराकर बोला, पता नहीं, क्योंकि फिलहाल तो हम इस मौसम का मज़ा लेने वाले हैं। सरगम के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। उसे लगा था कि शायद स्वर अब गाड़ी वापस घर की तरफ लेगा, लेकिन वो तो अभी भी सामने की तरफ चल रहा था, जहाँ रास्ता एकदम सुनसान था और अब धीरे धीरे बारिश भी होने लगी थी। ऐसा माहौल देखकर ही सरगम के रोंगटे खड़े होने लगे थे और फिर अचानक ही स्वर ने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। एक पल के लिए तो सरगम को ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनों को ही ब्रेक लग गई। वो हैरानी से स्वर की तरफ देखते हुए बोली, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? स्वर उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता? सरगम जल्दी से बोली, प्लीज गाड़ी स्टार्ट कीजिए ना चौहान साहब, घर चलिए। यूँ इस तरह खराब मौसम में। अभी वो बोल ही रही थी कि स्वर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर बाहर निकल गया। सरगम उसकी तरफ देखती ही रह गई। कुछ पल तो वो यूं ही अपनी जगह पर बैठी रही, लेकिन जब उसने देखा कि स्वर तो गाड़ी के सामने जाकर आराम से खड़ा हो गया है, उसका चेहरा ऊपर आसमान की तरफ है जहां बारिश की बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही है, वो खुद को रोक नहीं पाई और गाड़ी से निकलकर स्वर की तरफ आ गई। स्वर ने अब अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया और बोला, अब तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें तो इस मौसम से कोई लेना देना ही नहीं है ना। तुम जाओ, जाकर आराम से गाड़ी में बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा तो हम घर चलेंगे। सरगम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ये कैसी नाराज़गी हुई चौहान साहब? स्वर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें मेरी नाराज़गी से क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस घर। इसके आगे तो वो कुछ कहता उससे पहले ही सरगम ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। वो बड़े प्यार से बोली, आपको नहीं लगता आजकल आप ज़्यादा ही नाराज़ होने लगे हैं? स्वर ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, फिर भी तुम मनाती कहाँ हो? सरगम हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब मनाऊंगी। बताइए, मुझे आपको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वर ने अपना चेहरा अब उसके चेहरे पर थोड़ा और झुका दिया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से होते हुए सरगम के चेहरे पर गिर रही थी और अब स्वर ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाया तो सरगम उसका इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ गई। वो झट से बोली, सच में आप बहुत ज़्यादा तेज हो गए हैं चौहान साहब। स्वर तुरंत बोला, बताओ, मेरी नाराज़गी दूर कर रही हो या नहीं? जैसे ही उसने कहा, सरगम का चेहरा थोड़ा लाल हो गया
और उसकी आंखों में थोड़ी मदहोशी छा गई। उसने स्वर के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और फिर अपने पंजों के बल ऊपर उठकर उसके होठों को अपने होठों से चूमने लगी। स्वर का हाथ अब उसकी पीठ पर और भी ज्यादा कस गया था और वो भी उसे पैशनेटली किस कर रहा था। उसे यूं ही किस करते हुए वो उसे पीछे की तरफ लेकर जाने लगा, जहां सरगम की पीठ अब गाड़ी के बोनट से लगी गई और फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगी। स्वर ने उसे लगभग गाड़ी के बोनेट पर लिटा दिया और फिर अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखकर उसे इंटेंस नजरों से देखने लगा। बारिश की बूंदें अब सीधा सरगम पर गिर रही थी, लेकिन अब स्वर थोड़ा और ऊपर की तरफ हो गया तो अब बारिश की बूंदें स्वर पर गिरने लगी। सरगम उसे देखते हुए बोली, आपको ठंड लग जाएगी। स्वर उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए ही बोला, फिलहाल तो मेरे अंदर आग लगी हुई है। सरगम उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाई। उसने अपनी पलकों को हल्का सा झुका लिया था। शर्म के मारे उसकी जान निकल रही थी और अब स्वर ने अपना चेहरा उसके चेहरे के थोड़ा करीब किया और बोला, मेरे अंदर की आग थोड़ा शांत कर दो ना। सरगम ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और बेहद सेडेक्टिव वॉइस में बोली, कैसे शांत होगी ये आग? स्वर एक बार फिर से बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, जब तुम मेरे इस आग को पूरी तरह अपने अंदर समेट लोगी। उसकी बातों का मतलब सरगम बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी और अब उसे और भी ज्यादा सिहरन महसूस होने लगी थी। उसके होठ फड़फड़ाने लगे थे। स्वर ने उसके होठों पर अपना अंगूठा रखा और बोला, करोगी मेरे अंदर की आग शांत? सरगम धीरे से बोली, मुझे नहीं पता चौहान साहब। स्वर उसकी बात पर मुस्कुराया। करने को तो वो सरगम के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो तो बस उसे यूं ही छेड़ रहा था। वो उसके साथ शादी के बाद ही करने वाला था, लेकिन फिलहाल उसने अपने होठों को सरगम की गर्दन पर रखा और फिर उसे बेतहासा चूमने लगा। बारिश का पानी उसके होठों से अंदर की तरफ जा रहा था और उसका हाथ सरगम के बदन पर चलने लगा था। अंदर गाड़ी में धड़कन आराम से सोई हुई थी और स्वर और सरगम दोनों बारिश में एक दूसरे के साथ अपने प्यार में डूबे हुए थे। स्वर उसके क्लीवेज की तरफ बढ़ने लगा तो सरगम ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखी और बोली, हम बाहर हैं चौहान साहब। स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी तुम्हें प्यार करते हुए खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है हार्टबीट। सरगम बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोली, अगर नहीं रख पा रहे कंट्रोल तो कोई बात नहीं, खो दीजिए अपना कंट्रोल। लेकिन घर जाने के बाद आपकी ही हूँ, क्या शादी के पहले और क्या शादी के बाद? स्वर हंसकर बोला, और अगर फिर मैं शादी तुमसे नहीं करूँ तो? सरगम भी मुस्कुराकर बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे मेरे चौहान साहब पर पूरा यकीन है, जैसे कि उसने कहा। स्वर ने अब उसका माथा बड़े ही प्यार से चूम लिया और फिर उसके कपड़ों को भी ठीक कर दिया, जो उसे किस करने की वजह से उसके कंधों से थोड़ा नीचे की तरफ सरक गए थे। सरगम उसकी इस हरकत पर मुस्कुराई और फिर अचानक उसे जोर से छींक आ गई। स्वर तुरंत बोला, हाँ हाँ छींक लो, ताकि मैं घर पर जाकर तुम्हें परेशान न करूं। सरगम अब और भी ज्यादा हंसने लगी थी। स्वर ने उसे गोद में उठाया और फिर गाड़ी की तरफ ले गया। पहले उसने उसे आराम से गाड़ी में बिठाया और फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने धड़कन की तरफ देखा। सरगम भी धड़कन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। स्वर ने सरगम का हाथ पकड़ा और फिर उसे बड़े ही प्यार से चूमकर बोला, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। सरगम जल्दी से बोली, क्या बात है, आज तो आप ज्यादा ही रोमांटिक लग रहे हैं और थोड़ा इमोशनल भी। स्वर मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी
अच्छा लगता है। सरगम ने अब कुछ नहीं कहा, बल्कि बदले में उसका भी हाथ चूम लिया। तो स्वर ने झट से बोला, अब तुम फिर से मेरा मूड बना रही हो। सरगम हंसने लगी और स्वर ने अब गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में वो लोग वापस चौहान मेंशन पहुंचे। उनकी गाड़ी की आवाज़ निहारिका के कानों तक पहुंच गई थी, जो आराम से अपने बेड पर सोई हुई थी। अब वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी। उसके चेहरे पर फिलहाल नफरत और गुस्सा झलक रही थी। वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, जितना एंजॉय करना है आज की रात कर लो स्वर, क्योंकि कल की सुबह तो तुम्हारी बर्बादी लेकर आने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती? भूलो मत कि अभी भी बीवी हूँ तुम्हारी, और जिसकी बीवी खुद अपने पति को बर्बाद करने पर आ जाए, उसे तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। जस्ट वेट एंड वॉच। कल की सुबह तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। ये बोलकर अब वो किसी शैतान की तरह हंसने लगी थी। सरगम ने धड़कन को गोद में उठाया हुआ था। स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम इसे अंबिका के पास छोड़कर आओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर रखूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर नॉटी स्माइल थी। सरगम ने कुछ नहीं कहा, बस धड़कन को लेकर अंबिका के रूम में चली गई। उसने अंबिका को धड़कन को सौंप दी और उसे आराम से बेड पर सुलाने के लिए कहा, क्योंकि अब तो धड़कन सीधा सुबह ही उठने वाली थी और खुद वो वापस अपने रूम में आ गई थी, जहाँ सच में स्वर ने उसके लिए कपड़े निकाल रखे थे। उसने खुद तो पहले ही चेंज कर लिया था और अब सरगम अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। 5 मिनट बाद वो बाहर आई और आते ही उसकी नज़र स्वर पर गई, जो बेड पर आराम से सोया हुआ था। सरगम उसे छेड़ते हुए बोली, धड़कन के पास जाकर सो जाऊं क्या? स्वर तुरंत अपने साथ वाली जगह पर हाथ रखते हुए बोला, चुपचाप आ जाओ, वरना खींच कर लेकर आऊंगा। सरगम हंसी और आकर उसकी बाहों में सिमट गई। स्वर ने कुछ पल उसके बालों को सहलाया, जो अभी हल्के हल्के गीले थे। उसे देखते हुए बोला, डायर कर दूं? सरगम ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, अपने आप सूख जाएंगे। ये बोलकर अब उसने अपना सिर स्वर के सीने से लगा लिया था और स्वर ने भी उसकी आंखें बंद होते हुए देखी। वो भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह का वक्त था। सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे और तभी दरवाजे की तरफ से कदमों की आहट हुई। फिलहाल वहां पर सुकून था, क्योंकि निहारिका वहां पर नहीं थी, लेकिन अब सबकी नजरें निहारिका पर थी, जो दरवाजे की तरफ से लॉयर और पुलिस के साथ अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही पुलिस ने लगभग रिक्वेस्ट भरी नजरों से स्वर की तरफ देखा। ये उनका ड्यूटी था कि अगर उनके पास कोई कंप्लेंट आए तो उन्हें काम करना है, वरना स्वर के खिलाफ उसके सामने खड़े होने की हिम्मत इंस्पेक्टर ने भी नहीं की थी। स्वर ने हल्का सा मुस्कुराकर उन्हें फिलहाल शांत रहने को कहा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि निहारिका वहां पर क्यों आई है और उसके इरादे क्या हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह से उठ गए और आगे की तरफ आए। स्वर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, आज सुबह सुबह भीड़ यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? निहारिका अब स्वर के बिल्कुल करीब आई और बोली, अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब सब कुछ खराब होने वाला है और इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तो तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमसे वो मौका संभाला नहीं गया, तो ठीक है, अब यही सही। स्वर हैरानी से बोला, चाहती क्या हो? निहारिका कोई जवाब देती उससे पहले ही उसका लॉयर बोला, आपकी प्रॉपर्टी का 50% जो निहारिका चौहान का हक बनता है।
स्वर हंसकर बोला, बस इतनी सी बात के लिए आप सब लोग इतने परेशान नजर आ रहे हैं। क्या तुम भी ना निहारिका, इतनी सी बात के लिए तुमने बड़े लॉयर और इंस्पेक्टर साहब को परेशान किया। उसकी बात पर निहारिका हैरान हो रही थी। अपनी प्रॉपर्टी का 50% देने के लिए स्वर इतनी जल्दी मान कैसे गया। वहीं बाकी सब लोगों के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन ही थे, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि स्वर सच में अपनी प्रॉपर्टी का 50% निहारिका को देने वाला है। और फिर तभी स्वर ने अपना वॉलेट निकाला और वॉलेट खोलकर अजीब सा मुंह बनाया, क्योंकि इसमें सिर्फ 50 रुपए का नोट था। उसने वो 50 रुपए का नोट निहारिका की तरफ बढ़ाया और बोला, लो 25 रखकर 25 वापस कर दो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।